Hi everyone, welcome back to my channel with another video. So today we are going to discuss about the topic characteristics of sound wave. Okay, so all of you please take out your notebook and let's get started. Okay, so see, we have discussed in our previous two videos ki how the sound is traveling and what are the sound waves किस type के waves होते हैं. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा. अब हम बात करेंगे कि साउंड वेव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड हम उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि साउंड वेव्स में जो वाइब्रेशन है व्हेन द एयर पार्टिकल्स आर मूविंग, there are some regions which are having higher density, higher pressure, which are called as compression region, and there are some regions which are having lower density, lower pressure, that is called as the rarefaction region. ठीक है, तो हम जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं, सो यू कैन सी दिस इज काइंड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में हमने इधर ऐसे प्लॉट किया है, तो वाई एक्सिस देखो ये वाला जो हमने ले लिया, ये पॉइंट जो है दिस इज द एवरेज डेंसिटी. अब जहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो वाला हम प्लॉट करेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे, और जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी होगी दैट इज द रेरिफ्रैक्शन रीजन, वो हम प्लॉट करेंगे नीचे की तरफ बिकॉज दैट्स द नेगेटिव साइड. ठीक है, तो यहाँ प्लॉट करेंगे. तो जब हम प्लॉट करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी वाले को, यहाँ पे प्लॉट किया, फिर आ गया रेरिफ्रैक्शन. ठीक है, फिर से आ गया कंप्रेशन, फिर से आ गया रेरिफ्रैक्शन, फिर आ गया कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, इसी तरह से चलता रहता है. राइट, तो जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है ना, उसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं एज अ सी एंड वी कॉल इट एज अ क्रेस्ट. तो आप याद कैसे रखोगे? सी फॉर कंप्रेशन, सी फॉर crest. ठीक है, so that is denoted as crest. So the portion of medium where the density or pressure has larger value, the maximum value, that is called as the crest. And the opposite, the vice versa, the portion where the medium is having less density, the smaller, the minimum density, that is called as the trough. ठीक है, इसको हम बोलते हैं trough. तो ये ऐसे हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसको हमने इस तरह से प्लॉट किया हुआ है ग्राफ में. ठीक है, अब ग्राफ में कुछ और चीजें भी आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ऑसिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द ऑसिलेशन? ऑसिलेशन इज द लाइक of sound wave refers the repeated back and fro, the to and fro movement of the vibration of particles. ठीक है, वाइब्रेशन होता है बहुत तेज तेज, और उसी को अगर हम स्लो डाउन कर देंगे ऐसे टू फ्रो, ठीक है, आगे पीछे, और वो हो जाता है ऑसिलेशन. ऑलराइट, तो जब हम वन ऑसिलेशन को ड्रॉ करेंगे तो ये होता है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके खत्म, ये हो गया वन ऑसिलेशन, और ये इधर आ जाएगा दूसरा ऑसिलेशन. ठीक है, तो हम इस तरह से ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. जितने भी ऑसिलेशंस होंगे, मान लो 4 हो गए, ठीक है, तो हम ऐसे 4 बार ऐसे ड्रॉ कर देंगे. तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब ये जो क्रेस्ट है ना, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ. ओके, दो ट्रॉ के बीच के डिस्टेंस को भी हम बोलते हैं वेवलेंथ. ठीक है, ये भी हो जाएगा क्या? दिस इज ऑल्सो बी द वेवलेंथ. ओके, यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है, एवरेज से लेके मैक्सिमम एंड एवरेज से लेके मिनिमम ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पे, जो कि है 3 चीजों से हम साउंड वेव्स को कैरेक्टराइस्टिक कर सकते हैं: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड. ओके, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द वेवलेंथ. व्हाट इज द वेवलेंथ? जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेरिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ. इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा इस साइन से. दिस साइन इज कॉल्ड एज द लैम्डा. ऑलराइट, so this is the wavelength. Next up is the frequency. Now frequency is number of complete waves produced in 1 second, or the number of vibration in 1 second is called as the frequency. मतलब क्या? एक सेकंड में
कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है 1 सेकेंड। हमको क्या नहीं मालूम? हमको ऑसिलेशन नहीं मालूम, 1 सेकेंड में हो रहा है इतना पता है। ठीक है, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज न्यू। ये ऐसे वी लग रहा होगा आपको, बट ये थोड़ा इस तरह का होता है नो, वी को थोड़ा लंबा कर दो, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्स। ओके, एंड like bigger unit of frequency is the kilohertz. So 1 kilohertz means like 1000 hertz. 1 kilohertz is equals to 1000 hertz. All right. So moving on now, let's talk about the audible range. तो हमारा जो audible range होता है that is 20 hertz to 20 kilohertz या फिर 20,000 hertz. That is our audible range, जिसमें हमको सुनाई पड़ता है। इससे कम हो गया तो वो हो जाता है इंफ्रासाउंड, और इससे ज्यादा हो गया तो वो हो जाता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो जैसे कैट है, डॉग है, डॉल्फिन, बैट्स, इन सबको अल्ट्रासाउंड सुनाई देता है। एलिफेंट, मोल, चींटियां, इन सबको इंफ्रासाउंड सुनाई देता है। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑडिबल रेंजेस है, आपको सिर्फ ह्यूमंस का याद रखना होगा। ओके, next thing is the time period. Now what is the time period? It is the reciprocal of frequency, you can see. ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कितना सेकेंड में होता है, कितना टाइम में होता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है, ये था फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम पीरियड। तो यू कैन सी द रिवर्स, इट्स रेसिप्रोकल। तो फॉर्मूला भी क्या है, रेसिप्रोकल ही है। न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, या फिर t इज इक्वल्स टू 1/न्यू। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आप लोग देखोगे न्यू की जगह पे f लिखा हुआ है टू डिनोट द फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, यू कैन यूज either of them. So now the time period SI unit is second. ठीक है, so now let's move on to the next thing that is called as the relation between frequency and the time period, जो कि हम already देख चुके हैं। न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t। तो न्यू टी क्या हो गया, न्यू इंटू टी क्या हो गया, 1 हो गया। बस यही लिखा है यहाँ पे, दैट इज द रिलेशन। ऑल राइट, नाउ इसी से हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं विच इज द स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, v इज इक्वल्स टू स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द वेवलेंथ, राइट। तो लैम्डा अपॉन t। अब t क्या हो जाता है, वी नो दैट t इज इक्वल्स टू 1/न्यू। अभी पढ़ा हमने, t इज इक्वल्स टू क्या है, 1/न्यू है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कि स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू। तो यही आ गया हमारा एक फॉर्मूला यहीं पे। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। तो अगर साउंड की जो स्पीड है, अगर आपको लैम्डा दे रखा है, वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड पता करना है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। तो वही यूनिट आ जाएगा इसमें। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर मैं इनमें से लैम्डा या न्यू में से किसी एक चीज को इंक्रीज कर दूं, एक की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, तो क्या स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इंक्रीज हो जाएगा। मैथमेटिकली तो हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम इनमें से ये क्या है, रिलेशन है एक, लैम्डा इंटू न्यू, राइट।
तो स्पीड हम इससे निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसमें से किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, तो स्पीड की वैल्यू उसी पे डिपेंड होनी चाहिए ना, उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं होता। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। स्पीड की जो वैल्यू है उस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ और इन द फ्रीक्वेंसी। सो किस पे डिपेंड करती है फिर? स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है? साउंड इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या नेचर है, कौन सा मटेरियल लिया, आयरन का रॉड है या फिर कोई लिक्विड है, उस चीज पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है? So very important, all of you please take a note of this. Sound speed is depending on the nature of the material. Okay, so solid में sound की speed हो जाती है सबसे ज़्यादा, because particles are very close to each other, so it's easier for the energy to travel from one particle to another particle. ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और उससे भी कम होती है गैस में। वैक्यूम में तो होती ही नहीं है, ठीक है? सो दैट इज द स्पीड। नेक्स्ट चीज पे किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, स्पीड ऑफ द साउंड इज आल्सो इंक्रीजिंग. So you can see at 0 degrees Celsius the speed is 331 meter per second, and at 22 degrees Celsius the speed is 344 meter per second. Okay, so this so speed of the sound is depending on the temperature. Next thing speed depend करता है density पे, ठीक है? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि सॉलिड पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में, ठीक है? स्पीड ऑफ द साउंड आल्सो इंक्रीजेस विद द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अगर ह्यूमिडिटी एयर में इंक्रीज हो रहा है तब भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं एयर में, राइट? सो गैस के पार्टिकल्स तो थे ही एयर में ऑलरेडी, बट अब लिक्विड जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स भी आ गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, तो स्पीड ऑफ द साउंड भी इंक्रीज हो गया, ठीक है? सो ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक स्पीड ऑफ द साउंड इज डिपेंडेंट। तो लैम्डा और न्यू पे स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड नहीं करता। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा अगर मैं न्यू की वैल्यू, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं, तो होता यह है कि लैम्डा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, wavelength automatically decreases, and when we increase the wavelength, frequency automatically decreases. तो इस केस में जो ये जो वैल्यू है वो रहती है कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। देखो इसको हम ग्राफ में समझते हैं। ये हमने एक ग्राफ ले लिया जिसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? 1 2 3, 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 हर्ट्ज, राइट? तो वेवलेंथ जो है ये इतना है, सपोज समथिंग ये कुछ मान लो 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है? इतने में ही अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया लाइक ऐसे, तो देख सकते हो कि जो वेवलेंथ था ये भी डिक्रीज हो गया ना। वेवलेंथ आल्सो गेट्स डिक्रीज्ड एज वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो ये वाइस वर्सा ऐसा रिलेशन चलता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? लाइट की स्पीड होती है ज्यादा, इसलिए जब बिजली कड़कती है तो हमको लाइट सबसे पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में सुनाई देता है। लेट्स सी दिस वीडियो फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन। If we let a speaker make one short burst, we'll create a pulse wave. We can find the speed of sound by looking at the speed of this compressed region as it travels through the medium. In non-humid air at 20 degrees Celsius, the speed of sound is about 343 meters per second, or 767 miles per hour. We can also watch the speed of sound of a repeating simple harmonic wave. The speed of the wave can again be determined by the speed of the compressed regions as they travel through the medium.
Note that the speed of sound does not mean the speed of the air molecules as they move back and forth. The air molecules are moving with a speed, but by the speed of sound, we mean the speed of the disturbance as it moves through the air molecules. We call sound a longitudinal wave because the wave is traveling parallel to the line traced out by the oscillations of the medium. The other type of wave is a transverse wave. Transverse waves happen when the wave velocity points perpendicular to the oscillations of the medium. Waves on a string or waves on the surface of water are examples of transverse waves. If we look at a graph of the air displacement versus position of the air, we can see that as the wave travels, the shape of this wave travels to the right. So the speed of a sound wave can be found by finding the speed of the peaks, or the speed of the valleys, or the speed of any single point on the wave shape. To figure out a formula for the velocity of a sound wave, let's look closely at what's happening here. Watch one of the air molecules. It takes one period for this molecule to move back and forth through a full cycle. During this time, the wave shape has moved forward one complete wavelength. This is because the wave has to overlap with its initial shape after one period, because the molecule has to be back where it started after one period. Now, since speed is defined to be the distance per time, the speed of a sound wave has to be the wavelength of the wave divided by the period of the wave, since the wave is traveling forwards one wavelength per period. Or, since the frequency is defined to be 1 over the period, we can rewrite this formula as speed equals wavelength times frequency. This formula is accurate for all kinds of waves, not just sound waves, because a wave has to move one wavelength for every period. Be careful. When looking at this equation, you might think that if you adjust the setting on your speaker and increase the frequency, you'd also be increasing the speed of the sound wave. But that's not what happens. If you increase the frequency, the wavelength will decrease by that same factor, and the speed of the sound wave will remain the same. In fact, there's nothing you can do to the speaker that would increase the speed of sound. So how can we change the speed of sound? Well, the only way to change the speed of sound is to change the medium or the properties of the medium that the sound wave is traveling in. So to change the speed of sound in air, you can change things like the temperature of the air or the humidity of the air or the density of the air. Or you can swap out the air entirely for another material like water or helium or a metal. All of these changes to the medium would affect the speed of sound. People often think that changing the amplitude will change the speed of a sound wave, but it won't. If we create a sound pulse with a large amplitude, it won't travel any faster than a sound pulse with a small amplitude in the same medium. It will just be louder. In other words, yelling won't cause anyone to hear you faster. They'll just hear a louder sound when the sound wave arrives at their location. So remember, the speed of a sound wave is determined entirely by the properties of the medium through which it's traveling. Alright, so that is about the speed of the sound and on which things with that is depending. Let's talk about the amplitude. The amplitude क्या होता है? The maximum displacement of the particles of medium from their original position. तो एक एयर का जो मॉलिक्यूल है वो जिस प्लेस पे है वहां से वो कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस, सो द एसआई यूनिट इज मीटर. ओके, एम्पलीट्यूड पे ऊपर डिपेंड करता है क्या? द लाउडनेस. ओके, so let's talk about the pitch. uh, let's talk about the pitch. Pitch is depending on the frequency of the sound. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही पिच भी ज्यादा होगा. ठीक है, पिच ज्यादा मीन्स जैसे आवाज आती आती है ना, ओके, तो ये चीज ज्यादा होगी. So like a woman's voice are very shrill, right? The baby girls and boy is also having a shrill voice. ठीक है, so they are having high pitch. ठीक है, मैन की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? डीपर होती है, लाइक है ना. तो ये होता है लो पिच. तो लो पिच मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी. यू कैन सी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी कम है. हाई पिच मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इस पिक्चर में आप क्या मुझे बता सकते हो किस वेवलेंथ की, मतलब किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा पिच है? द करेक्ट आंसर इज दिस वन. ठीक है,
जो वॉयलेट कलर है, दिस इज हैविंग अ वेरी हाई पिच एज कंपेयर टू द रेड कलर. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द लाउडनेस. सो लाउडनेस इज डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. तो जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो साउंड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो लाउडर हो जाता है, राइट. तो हम क्या करते हैं, बेसिकली वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी, लाउडनेस उतना ज्यादा होगा. जितना कम एम्पलीट्यूड होगा, जो लाउडनेस उतना ही कम होगा, सॉफ्ट साउंड होगा. एंड लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल्स. क्लियर. नाउ लेट्स प्ले परफॉर्म अ एक्टिविटी. व्हेन यू आर नॉकिंग द टेबल, हम जब ऐसे टेबल को ऐसे नॉक नॉक कर रहे हैं और हम हिटिंग कर रहे हैं टेबल को, किसमें सबसे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, विच साउंड विल बी मोर लाउडर? हिटिंग द टेबल, राइट. सो जब हम टेबल को हिट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं ना. वी आर कन्वर्टिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द साउंड एनर्जी. तो इसलिए उसमें ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो वहां पे जो एम्पलीट्यूड है ज्यादा होता है. तो यू कैन सी फोर्स exerted on an object, if it is increases, force is increasing, the amplitude is also increasing because the energy of the sound is increasing, and as the amplitude is increasing, the volume is also increasing. Clear. Next activity करते हैं. Suppose you are listening to music using a sound system at a certain volume. ठीक है. और आप वहां से उठ के चले जाते हो दूसरे कमरे में, तो क्या आपको उसी वॉल्यूम में आवाज आएगी? नहीं आएगी, कम आएगी ना. पास बैठ के सुनोगे तो ज्यादा तेज आएगी, दूसरे रूम में चले जाओगे तो कम आएगी. क्यों कम आएगी? क्योंकि जैसे जैसे आप दूसरे रूम में चले गए, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, okay, as sound waves moves away from the source, its amplitude as well as the loudness is decreasing. ठीक है. ये जो, क्योंकि it is having the energy is decreasing, वो जितना दूर ट्रैवल करेगा वो डिक्रीज हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, तो हमें थोड़ी वॉल्यूम कम आती है. ठीक है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो फटाफट से. इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलोंग द रेड एरो शोन? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. एम्पलीट्यूड क्या है, डिक्रीज है, इसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड है ना. ए बी सी करते हैं, सी में ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ए में कम है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? यू हैव टू काउंट इट नाउ. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. फ्रीक्वेंसी इज द सेम, फ्रीक्वेंसी सेम ही है. ठीक है. एक और चीज आती है, क्वालिटी ऑफ द साउंड. हमने लाउडनेस देखा, पिच देखा, अब आता है क्वालिटी. ठीक है. जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें से डिफरेंट साउंड निकलता है, राइट. भले ही हम लाउडनेस मतलब जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी सेम रखे, फिर भी उसका जो म्यूजिक होगा वो डिफरेंट होगा, है ना. आप तबला बजाओ और एक आप बांसुरी बजाओ, दोनों में से इक्वल आवाज तो आ नहीं सकते. वो तो सुन के ही पता चल जाएगा कि अलग है, ये अलग है. कैसे पता चलेगा? भले ही हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को सेम रखें, फिर भी अलग आएगी. क्यों अलग आएगी? बिकॉज ऑफ द टिम्बर. ठीक है. टिम्बर इज समथिंग विच इज basically it's the quality of the sound. Timbre is called as the quality of the sound. ये किस पे डिपेंड होता है? This is basically the type of the wave. ठीक है. ये वेव कैसे निकल रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उस पे डिपेंड करता है. इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस. जैसे ट्यूनिंग फोर्क और फ्लूट, इसका आप ग्राफ देखो जरा. इसके एम्पलीट्यूड और इसके एम्पलीट्यूड लगभग क्या है, बराबर ही है ना. और फ्रीक्वेंसी की क्या है, वो भी सेम है. काउंट करो, सेम फ्रीक्वेंसी है. फिर भी ट्यूनिंग फोर्क एंड फ्लूट में से अलग अलग आवाज आएगी. क्यों आएगी? यू कैन सी द शेप ऑफ द वेव्स. वेव्स का जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है. तो वो चेंज कर देता है हमारा टिम्बर और क्वालिटी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो सिंगर्स होते हैं, दे हैव द टैलेंट कि वो इस क्वालिटी को, पिच को, एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इसको बहुत ज़्यादा अपने वॉइस मॉड्यूलेशन करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है.
हम बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, जो अच्छे से नहीं गा सकते वो नहीं कर सकते कंट्रोल, बट जो सिंगर्स होते हैं बाई बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, वो अपने वोकल कॉर्ड्स को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा पिच निकलेगा और वैसा ही लाउड साउंड भी निकलेगा, क्वालिटी भी इतनी ही अच्छी आएगी। ठीक है, so that is all about the characteristics of the sound wave। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। Sounds have three main characteristics that help us differentiate them from each other. These characteristics are loudness, pitch, and timbre. I'll let you know more about them in depth. Loudness is energy that is produced by sound waves. If the loudness is high, then the sound will be loud. But if it is low, it will be low. The unit of measurement of loudness is a decibel. A normal conversation takes place at about 35 decibels, while a car horn is about 90 decibels. At 120 decibels and above, sounds can be dangerous to the ear. Some sounds that exceed this level are in an airplane taking off, or using a jackhammer. The second characteristic we'll talk about is pitch, which depends on how many vibrations or waves take place in each second. If the number of vibrations, also called frequency, is high, then the sound will be high-pitched. If the number is low, then the sound will be low. Our ear is only capable of hearing sounds between 20 Hz and 20,000 Hz. Sound frequencies below 20 Hz are too low to be heard, and we call them infrasounds. However, if the frequency exceeds 20,000 Hz, we have ultrasound. This can only be heard by some animal species, such as dogs or bats. Isn't that amazing? The third characteristic of sound is timbre. It depends on its wave shape, and it allows us to distinguish sounds even if they have the same loudness and pitch. Timbre, for example, helps us to differentiate a sound between a stringed and a wind instrument. Have you ever heard of an echo? An echo is an acoustic phenomenon that occurs when a sound wave hits an obstacle and it is reflected back to us, causing us to hear the sound shortly thereafter, repeatedly. Let's try inside this cave. Echo! See you later, alligator. Echoes are so much fun. That's all for today, friends. I'll be rehearsing for a while. See you soon. All right, students. So there is one more very short topic. Let me tell you that quickly. That is about the sonic boom. What is the sonic boom? अभी ये आपको देख के ऐसा लग रहा होगा है ना कि कार्टून सा है। एक सोनिक बूम कार्टून कैरेक्टर भी हुआ करता था। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट, और ये होता कैसे है? सो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन द लाउडनेस ऑफ द साउंड ओनली। ओके, सो लाउड, सो द वेरी लाउड साउंड इज कॉल्ड एज द सोनिक बूम। तो ये बनता कैसे है, लेट्स सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन द एयर विद द स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, कोई ऑब्जेक्ट जब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागे तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट? तो उसके आसपास जो एयर है, एयर पार्टिकल्स है, यहाँ पे हम ऐसे शॉक वेव्स देख सकते हैं। ठीक है, एंड दीज वेव्स आर क्रिएटिंग अ साउंड विच इज वेरी वेरी लाइक लाउड साउंड, और ये इतना लाउड होता है कि ये आसपास जो बिल्डिंग्स है, ग्लासेस है, वो सब भी ब्रेक कर सकता है। ओके, तो इस साउंड को हम बोलते हैं सोनिक बूम साउंड। क्लियर? सुन सकते हो आप यहाँ पे। See, the jet plane is coming. अभी आया था। तो सुन के ऐसा लगा ना कि जैसे कोई धमाका हो गया है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है।
राइट तो ऐसा ही साउंड होता है, इसको हम बोलते हैं सोनिक बूम साउंड. ओके, so दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स. ठीक है, तो थोड़ा लंबा सेशन था आज का, बट या इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. So please like this video and share and subscribe to my channel. Okay, so take care, have a nice day all of you, bye bye.